Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पहला मेयोटिक एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेयोटिक एरर क्या होता है। देखिए बच्चों, आम तौर पे मेयोसिस के अंदर हमने क्या देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोफेज 1 में वो पेयर बना लेते हैं, फिर मेटाफेज 1 में ये जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का ये स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाता है और फिर जब एनाफेज 1 आता है तो ये स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है ये ब्रेक हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा होता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहा होता है, यानी कि दोनों साइडों पे सेम क्रोमोसोम्स की तादाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी एक क्रोमोसोम जा रहा है, राइट साइड पे भी एक क्रोमोसोम जा रहा है और इससे क्या होगा, इससे फिर आखिर में जो आपके पास दो डॉटर सेल्स बनेंगे उन दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहेगी। डॉटर सेल्स के अंदर बात करूं मैं, पेरेंट से तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी, बट जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उन दोनों डॉटर सेल्स में एक जैसे क्रोमोसोम होंगे। यानी अगर पेरेंट सेल है 46 क्रोमोसोम का तो अब उससे जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे इन दोनों डॉटर सेल्स में देखें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, 23। तो अगर नॉर्मल मेयोसिस में एनाफेज अच्छा हुआ, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था वो प्रॉपरली ब्रेक हो गया, तो अब जो दोनों डॉटर सेल्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। उससे फिर आपके पास जो मेयोसिस के आखिर में जो गैमेट्स बनेंगे वो 23 क्रोमोसोम्स वाले नॉर्मल गैमेट्स होंगे। बट बच्चों बाज़ औक़ात क्या होता है, मेयोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और मेटाफेज के अंदर ये पेयर जो है वो एक लाइन में आ जाते हैं। बट जब एनाफेज होता है और स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर था उनको ब्रेक होना था, एक आध पेयर ब्रेक नहीं हो पाएगा, बल्कि दोनों पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स अब एक तरफ जा रहे हैं। नीचे डायग्राम देखें, यहां तक तो सही है जी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ये वाला पेयर था ये सही ब्रेक हो गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है, एक क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है। बट ये जो नीचे वाला होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि इस स्पाइंडल फाइबर के पास कोई क्रोमोसोम नहीं आया और दोनों क्रोमोसोम इस तरफ जा रहे हैं। और अब बच्चों जो डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी नहीं होगी, बल्कि जहां स्पाइंडल फाइबर खाली जा रहा था वहां एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी और जहां उसने पूरा ही पेयर अपनी तरफ कर लिया वहां एक क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो इस वाली मेयोसिस के नतीजे में ये जो फंक्शन ब्रेक हुआ, ये जो क्रोमोसोम का पेयर ब्रेक नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। सो अगर एनाफेज के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो प्रॉपरली ब्रेक ना हो, तो उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं और दूसरे सेल में वहां पे क्रोमोसोम नहीं आ पाता। इससे क्या होता है कि अब आखिर में जब गैमेट्स तैयार होंगे तो दो अलग अलग गैमेट्स होंगे। एक ऐसा गैमेट होगा जिसमें एक क्रोमोसोम कम होगा और एक गैमेट ऐसा होगा जिसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। ठीक है, ये नॉन डिसजंक्शन है और नॉन डिसजंक्शन से ये जो आपके क्रोमोसोम्स की तादाद में गड़बड़ हो गई है, एक गैमेट में क्रोमोसोम ज्यादा, एक गैमेट में क्रोमोसोम कम, इसको कहते हैं मेयोटिक एरर। और अब ये गैमेट्स अगर नॉर्मल ओवम के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो फिर एबनॉर्मल ह्यूमन बनेगा ना जी। 24 क्रोमोसोम वाला गैमेट है, अगर ये 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट से फर्टिलाइज करता है तो 46 के बजाय 47 आ जाएंगे। तो फिर ऐसी कंडीशंस में कुछ फिर एबनॉर्मलिटीज जो है वो जाइगोट में डेवलप हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम मेयोटिक एरर। नॉर्मल मेयोसिस में एनाफेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर प्रॉपरली ब्रेक होता है और दोनों डॉटर सेल्स के पास सेम क्रोमोसोम्स की तादाद आती है। बट अगर एनाफेज में क्रोमोसोम्स का होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ब्रेक नहीं हुआ तो इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में आखिर में जब आपके पास गैमेट्स बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद एबनॉर्मल हो जाएगी, एक में ज्यादा एक में कम। इस कंडीशन को मेयोटिक एरर कहा जाता है। फिर इससे जो जाइगोट तैयार होगा इट विल बी एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल जाइगोट हो जाता है।
अब बात करते हैं बच्चों अगले हिस्से की आज के लेक्चर के, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दोनों क्या होते हैं जी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। देखिए सेल डिवीजन जो हमने पढ़ा इस चैप्टर के इब्तिदा में, वो नए सेल बनाने का तरीका था। माइटोसिस और मायोसिस क्या है, दोनों प्रोसेस के जरिए जिस्म में नए सेल्स बनते हैं। और ये दो अब प्रोसेस आप पढ़ने जा रहे हैं, पहला एपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस। ये सेल को मारने के तरीके हैं, ये सेल के डेथ के फिनोमिना होते हैं। इन दोनों के नतीजे में सेल मरता है। एक नेचुरल है, एपोप्टोसिस नेचुरल है, कुदरती तौर पे होता है, बल्कि अच्छा होता है, जबकि नेक्रोसिस नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर से होता है और नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये दोनों एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ये दोनों असल में वो फिनोमिना है जिनसे सेल्स मर जाते हैं। अब इनमें पहले बात करते हैं एपोप्टोसिस की। देखिए बच्चों, हमारा माइटोसिस हो रहा है, हमारी बॉडी में मायोसिस हो रहा है। माइटोसिस मायोसिस के दौरान इतनी सारी सब फेसिस हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स फेसिस हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। चांसेस हैं जी इस दौरान कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए, कोई गलत सेल बन जाए, कहीं पे जो है हमारा कोई फेस जो है प्रोफेस गलत हो जाए, मेटाफेस गलत हो जाए, एनाफेस गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हमारा सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, चांसेस ऑफ एरर होते रहते हैं। इस तरह अक्सर जो है हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह कोई हमारा सेल है जी पुराना हो गया, कोई पुराना सेल हो गया, कोई ओल्ड सेल है, उसको मारना है, एबनॉर्मल सेल को मारना है। या फिर अगर हमारे बॉडी में कोई सेल जो है वो रिपेयर होना है, उसकी जगह नया सेल बन गया, तो अब वो जो पुराना सेल निकला है उसको आपने फिनिश करना है। तो हमारी बॉडी जो है अगर सेल्स को रिपेयर करने के दौरान किसी सेल को मारती है, कोई ओल्ड सेल को खत्म करना है, किसी एबनॉर्मल सेल को खत्म करना है, तो उसको करती है एपोप्टोसिस नाम के प्रोसीजर से। हमारा जिस्म सेल्स को खत्म करता है एपोप्टोसिस के जरिए। तो अब सपोज कर ले हमारी खाल का कोई सेल है जी, बहुत पुराना हो गया, सब एपोप्टोसिस के जरिए ये खत्म हो जाएगा और फिर माइटोसिस के जरिए उसकी जगह एक नया सेल बन जाएगा। तो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है, हमारे सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली होता रहता है, जिससे हमारी बॉडी में जो पुराने ओल्ड एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नया सेल आ जाता है। अब ये होता कैसे है, जिस सेल को मरना होगा, जिस सेल ने खत्म करना है, आपकी बॉडी ने जिस सेल को खत्म करना है, उसको एक जो है वो सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल की मदद से फिर अब ये जो है एक डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू कर देगा। अब सेल के अंदर ना तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक एंजाइम होता है डीएनए एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की मदद से सेल अपना जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, उनको खत्म कर देगा। वो खत्म हो जाएंगे, वो फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे सेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। फिर सेल्स जो है उस वक्त आप देखेंगे तो ब्लैबलिंग सी कंडीशन होती है, बुलबुले बुलबुले से आए हुए होते हैं सेल्स में। फिर उसके बाद सेल्स के टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में जो फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं वो इन टुकड़ों को इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लिएगा इस डायग्राम में, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल था, इसको सिग्नल मिल गया जी कि आपने खत्म होना है, आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले इसका जो अंदर डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो इसके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, डीएनए एंडोन्यूक्लियस की मदद से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो देखें ये खत्म हो गया। फिर जो लाइसोसोम्स है वो आपके अंदर के ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सेल्स, ये जो आपके सेल है उस वक्त फिर आपको इसमें ऐसे ना बबल से निकले हुए नजर आते हैं, ब्लैब्स कहते हैं उसको, लोब्स कह लें, ब्लैबिंग कह लें उसको आप। फिर उसके बाद आपके ये जो सेल्स हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। फिर ये फैगोसाइटिक सेल्स होता है वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इंगल्फ कर लेता है, अपने इस्तेमाल में ले आता है। यूं आपका जो सेल था वो खत्म हो गया। सो ये होता है एपोप्टोसिस, इसका पूरा प्रोसीजर। इस प्रोसेस के जरिए हमारे सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी जो है डेड सेल्स या जो बेकार सेल्स होते हैं ना उनसे जान छुड़ा लेती है। मायोसिस के दौरान कोई एरर हो गया, माइटोटिक के दौरान कोई एरर, अभी आपने पढ़ा ना मायोटिक एरर, एबनॉर्मल गैमेट्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे केस एबनॉर्मल गैमेट्स बनते रहते हैं, एपोप्टोसिस की मदद से वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह आपका कोई सेल है जी ओल्ड हो गया है, तो उसकी जगह अब नया सेल लगाना है तो ये खत्म हो जाएगा। बोन ब्रेक होती है हमारी, तो बोन ब्रेक में बहुत सारे सेल्स हमारे डेब्रीज की सूरत में निकल जाते हैं, वो खत्म होते हैं इनसे। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस और है, अच्छा प्रोसेस है। इससे हमारे पुराने सेल खत्म हो रहे हैं, एबनॉर्मल सेल खत्म हो रहे हैं, तो अच्छा हुआ ना, हमारे खराब सेल्स, बेकार सेल्स, बुढ़े सेल्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो इट इज अ नेचुरल एंड अ गुड प्रोसेस फॉर द हेल्थ।
जबकि अगली चीज जो है वो है नेक्रोसिस। ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से शुरू होता है। यानी एपोप्टोसिस तो आपकी बॉडी ने ट्रिगर किया ना, आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया सेल को, तो फिर एपोप्टोसिस शुरू हुआ। जबकि नेक्रोसिस आपकी बॉडी के दिए हुए सिग्नल से शुरू नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनसे शुरू होता है। जैसे कोई वायरस है, इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आपने खा लिया, या कोई ट्यूमर वगैरह जो होते हैं, इनसे। तो सपोज कर लेते हैं हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो किसी शख्स ने एक टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, तो उससे अब जो सेल की मौत होगी वो नेक्रोसिस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ जो है सेल डेड हुआ, बट नॉट बाय द सिग्नल ऑफ द बॉडी, बट बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये तो फिर नेचुरल प्रोसेस तो नहीं हुआ, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर पे ये नहीं हो रहा, ये एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो अगर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाता है, तो फिर उस टॉक्सिक सब्सटेंस की मदद से आपकी बॉडी में अगर कोई सेल्स मरते हैं, तो उसको आप नेक्रोसिस कहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम जो है हमारे ब्लड में चला जाता है और फिर हमारे सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, फाड़ के बाहर आ जाता है, तो ये नेक्रोसिस होगा। हम अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लें तो हमारे सेल्स के अंदर वो डिफ्यूज हो जाता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जब हमारे सेल्स के अंदर डिफ्यूज होता है, तो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, जिससे सेल्स जो है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। फिर उसके बाद फूलने के बाद एक टाइम आता है कि ये फट जाता है और सेल हमारा जो है वो डेड हो गया, तो ये भी नेक्रोसिस हुआ। सो ये होता है नेक्रोसिस। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर सेल की डेथ हो जाए तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। सेल इस केस के अंदर फूलता है और फिर फट जाता है, बल्कि ना सिर्फ सेल फटता है, बल्कि जब सेल फटेगा तो कुछ हार्मफुल टॉक्सिक्स भी रिलीज होते हैं, जो पे आपके जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनको भी फिर जो है वो हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, क्या पता उनमें भी नेक्रोसिस जो है वो ट्रिगर हो जाए। तो ये होता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अब जरा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया एपोप्टोसिस जो है वो ये दोनों बहरहाल हैं तो सेल डेथ, दोनों सेल की मौत है, दोनों प्रोसीजर में सेल जो है वो डेड हो रहा है। बट एपोप्टोसिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, जबकि नेक्रोसिस इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, बट इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। एपोप्टोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, नेक्रोसिस कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। एपोप्टोसिस जो है वो बॉडी सिग्नल्स, बॉडी ही ट्रिगर करती है, बॉडी ही शुरू करती है एपोप्टोसिस को, जबकि नेक्रोसिस को बॉडी शुरू नहीं करती, बल्कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जैसे कि कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको ट्यूमर्स हैं, उससे ये ट्रिगर होता है। एपोप्टोसिस पहले से प्रोग्राम हुआ हुआ होता है, जबकि नेक्रोसिस पहले से प्रोग्राम नहीं होता। एपोप्टोसिस में कोई वाज़ेह सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई जैसे कि कोई सेल फूल रहा है, फट रहा है, जबकि नेक्रोसिस के अंदर जो है वो सेल फूलता है, फटता है। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एपोप्टोसिस जब एक सेल के साथ एपोप्टोसिस होती है तो उसके आसपास के सेल्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एपोप्टोसिस के दौरान जब वो फटा तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं हुए, बल्कि सेल डेब्रीज निकली, सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े निकले, जिनको फैगोसाइटिक सेल्स ने खा लिया। जबकि नेक्रोसिस जब होगा एक सेल के अंदर से, नेक्रोसिस के जरिए अगर कोई सेल मरेगा तो अब उसमें से टॉक्सिक रिलीज होता है, और ये टॉक्सिक फिर जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको भी जो है वो उनमें भी नेक्रोसिस ट्रिगर कर सकता है। तो एपोप्टोसिस जो है वो सिर्फ एक सेल के साथ होगा, आसपास के सेल्स के लिए नुकसानदेह नहीं है, जबकि नेक्रोसिस आसपास के सेल के लिए भी नुकसानदेह है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर अबाउट द मेयोटिक एरर एंड टू टाइप ऑफ सेल डेथ, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। फिनोमेना इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट इज कॉल्ड। वो फिनोमेना जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था एनाफेज के दौरान वो टूट नहीं पाया। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था, वो टूटता है, एक क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा होता है, एक क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा होता है। लेकिन वो फिनोमेना जिसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ना टूट पाए, बल्कि एक ही तरफ ये दोनों क्रोमोसोम जाने लग जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों आज के लेक्चर का सबसे पहले ही इसका जिक्र किया मैंने, नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट्स सुसाइड। हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर ऐसी फंक्शनल चेंजेस आए जिससे सेल अपने आप को खुद ही मार दे, उसको हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोफैगी या बोथ ए एंड बी। बच्चों सेल कमिट सुसाइड नेचुरल फिनोमेना है, आपको बताया एपोप्टोसिस कहलाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोसिस। अब वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे नेक्रोसिस जो है वो शुरू हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, कौन सा है इनमें से? नीचे जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, कैंसर्स या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तीनों ही
नेक्रोसिस के एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन तीनों से ही हमारे सेल में नेक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर। व्हाट आर meiotic error? So here is answer. Meiotic error: when a pair of homologous chromosome fails to separate from one another during meiosis, then this phenomena is called non-disjunction. This non-disjunction produce gametes with abnormal number of chromosomes with less or extra chromosomes. If such abnormal gametes fuse with normal gametes, the resulting zygote will also have abnormal number of chromosomes. Moving on to question number 2, define apoptosis. So here is the definition of apoptosis. Apoptosis is a natural process by which a cell orderly destroys itself. In response to a certain signal, cell dissect its chromatin by DNA endonuclease and then engulfing the dying cell by phagocytosis. Apoptosis occurs in such a way that has least effect on the laboring cells. Now question number 3, define necrosis. Death of cell by the external factors such as infections, toxins or tumor which are unprogrammed is called necrosis. During necrosis, cells swell and burst, releasing toxins which cause harm to neighboring cells and cause inflammation. And this is the question number 4, write the differences between apoptosis and necrosis. तो ये 4 पॉइंट्स के आपने दोनों में डिफरेंसेस लिख दिए, चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। अपोप्टोसिस प्री प्रोग्राम होता है, नेक्रोसिस प्री प्रोग्राम नहीं होता। अपोप्टोसिस नेचुरल है जबकि नेक्रोसिस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहा है। अपोप्टोसिस में कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, टिश्यूज मरने लग जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होते हैं। एपोप्टोसिस क्योंकि एक अच्छा प्रोसेस है लिहाजा इसके अंदर इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नेक्रोसिस जो है वो अनप्रोग्राम्ड है लिहाजा इधर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट द meiotic error, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।